नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि कंसेप्ट ऑफ द डिजीज़ कंट्रोल, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्या है, सेंटर फॉर द डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। अब डिज़ीज़ कंट्रोल क्या होती है कि हम किसी भी डिज़ीज़ का जो इंसिडेंस है उसको उनको कम करें, मतलब कि न्यू केसेस जो आ रहे हैं उनको हम कम करें, हम डिज़ीज़ की ड्यूरेशन को कम करें, हम डिज़ीज़ के रिस्क को कम करें, हम डिज़ीज़ के इफ़ेक्ट को कम करें, ठीक है। हम डिज़ीज़ के जो बर्डन आ रहा है लोगों के ऊपर, खर्चा आ रहा है डिज़ीज़ होने का और दवाइयाँ शवाइयाँ का, उसको कम करें। तो ये सारा जो होता है ना, ये होता है डिज़ीज़ कंट्रोल, कि डिज़ीज़ को हमें कैसे कंट्रोल करना है, उसके इंसिडेंस, उसके टाइम, उसके रिस्क को, उसके इफ़ेक्ट को, और फाइनेंशियल बर्डन जो कम्युनिटी के ऊपर आ रहा है उस सबको कंट्रोल करना, ये डिज़ीज़ कंट्रोल होती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन एक एक ज्योग्राफिकल एरिया है ना, उसमें से हम किसी भी डिज़ीज़ की ट्रांसमिशन को रोकते हैं ना, इसको हम एलिमिनेशन कहते हैं। तो क्या है, जो है, the term elimination is sometimes used to describe eradication of a disease from a large geographical region. पूरी वर्ल्ड में से डिजीज़ नहीं ख़त्म कर रहे हैं, हम सिर्फ एक जियोग्राफिकल रीजन से ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है, उसकी ट्रांसमिशन को रोक रहे हैं। फॉर एग्जांपल पोलियो जो होता है वो, फॉर एग्जांपल हम यूएसए की बात करें तो पोलियो वहाँ पे नहीं है, वहाँ पे एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। अब मीज़ल्स है, लेकिन पोलियो पाकिस्तान में है, पोलियो कुछ मुल्कों में है, ठीक है। तो पोलियो जो है वो एलिमिनेट है, वो इरेडिकेटेड नहीं है, ठीक है। पोलियो जो है वो एलिमिनेटेड है कुछ एरियाज़ में, ठीक है। इस तरह मीज़ल्स है, डिप्थीरिया, ये एलिमिनेटेड डिजीज़ हैं, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से एलिमिनेटेड है, ठीक है। तो आपकी बुक में यही लिखा हुआ है कि इट इज़ अ रीजनल प्रोसेस। एलिमिनेशन जो है रीजनल प्रोसेस होता है। दिस टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द इंटरप्शन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़, एलिमिनेशन ऑफ द मीज़ल्स पोलियो फ्रॉम अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया। लेकिन पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म अभी भी प्रेजेंट होता है और वो हो सकता है, ठीक है। इरेडिकेशन क्या होता है कि ऑल आर नन, ठीक है, हो या कुछ भी ना हो, ठीक है। इसमें क्या होता है कि पूरी दुनिया से हमने जो है ना इन्फेक्शन को ख़त्म कर दिया, इसको हम कहते हैं इरेडिकेशन। फॉर एग्जांपल स्मॉल पॉक्स इज़ डेड, ये वर्ल्ड पूरी दुनिया की न्यूज़ है, ठीक है। एलिमिनेशन में क्या था, एक एरिया में से ख़त्म हुई थी डिजीज़, यहाँ पे क्या है कि है ही नहीं है। सो दिस इज़ एब्सोल्यूट टर्म, इट मीन्स टीयर आउट बाय रूट्स, जड़ों से उखाड़ के फेंक देना। टर्मिनेशन ऑफ ऑल द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय एक्सटर्मिनेशन ऑफ इन्फेक्शस एजेंट, यहाँ पे इन्फेक्शस एजेंट ही खत्म हो जाता है, स्मॉल पॉक्स ही खत्म हो जाता है, ट्रांसमिशन भी नहीं हो सकती अब क्योंकि एजेंट ही नहीं है और कोई केस भी नहीं होगा। फिर आती है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ क्या होती है, इट इज़ द वे इन विच द डिजीज़ इवॉल्व्स ओवर टाइम फ्रॉम द अर्लीस्ट स्टेट ऑफ इस प्री पैथोजेनिक फेज से लेके जब तक वो रिकवरी, डिसेबिलिटी और डेथ नहीं हो जाती, इन द एब्सेंस ऑफ। सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इस पार्ट की है कि इसकी नहीं, इस पार्ट की डेफिनेशन नहीं, इस डेफिनेशन का पार्ट, हम इस डेफिनेशन का पार्ट ये है कि इन एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन, हमने किसी को कोई ट्रीटमेंट, कोई प्रिवेंशन नहीं दी, ठीक है, कोई ट्रीटमेंट, कोई प्रिवेंशन नहीं दी, उसके एब्सेंस में क्या हो रहा है कि एक नॉर्मल जो डिजीज़ का पैथवे चल रहा है ना, उसको हम नेचुरल हिस्ट्री कहते हैं। तो इसी वजह से इसको नेचुरल क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से चल रही है, हम उसके अंदर कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहे। प्रिवेंशन एंड क्योर हम कुछ भी नहीं कर रहे, उसके प्रिवेंशन क्योर के बगैर जो डिसीज़ का एक पूरा पैथवे चल रहा है उसको हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ कहते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले डिसीज़ में क्या होता है, एक्सपोजर होता है होस्ट को, फिर उसको डिजीज़ होती है, और डिजीज़ में या तो बंदा ठीक हो जाता है, या वो डिसेबल हो जाता है, या वो डेथ की तरफ चला जाता है, ऐसा ही होता है ना। तो ये नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ होती है। इसमें अगर हम कोई इंटरवेंशन नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई इंटरवेंशन करेंगे तो फिर हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़। इससे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ को समझने से पहले ना हम ये कुछ चीज़ें हैं इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये जो आपकी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड है ना, इसको पहले समझ लेते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जो होता है ना, इसमें 3 चीज़ें होती हैं। इन्वायरमेंट होता है हमारा, होस्ट होता है ना, उसका एक इन्वायरमेंट होता है और एक एजेंट होता है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ये तीनों चीज़ें जो है ना हमारे इन्वायरमेंट में, मतलब हमारे इर्द गिर्द प्रेजेंट है, हम भी प्रेजेंट है, होस्ट भी प्रेजेंट होता है, और इन्वायरमेंट भी प्रेजेंट होता है, और एजेंट भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम जो है ना, हम हैं, ठीक है, मतलब हम इधर ही हैं, और हमारा इन्वायरमेंट भी इधर ही है, और हमारे इर्द गिर्द जो एजेंट्स हैं जिन्होंने डिजीज़ कॉज करनी है वो भी इधर ही हैं। तो अल्लाह ताला के हुक्म से ही वो हमारे अंदर आएगा डिजीज़ कॉज करने के लिए, लेकिन तीनों प्रेजेंट तो है ना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, एक एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड बना रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एजेंट्स की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले एजेंट्स की बात करते हैं कि एजेंट्स में कौन कौन से बायोलॉजिकल एजेंट्स आ जाते हैं हमारे इर्द गिर्द, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई, जो आपको नज़र भी नहीं आ रहे, ठीक है। केमिकल एजेंट्स क्या क्या है नज़र आ रहे हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल, पॉइजन, ये सारे केमिकल एजेंट्स हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये एजेंट्स हैं आपके इर्द गिर्द। और फिजिकल एजेंट्स क्या हैं, ट्रॉमा, रेडिएशंस, फायर,
न्यूट्रिशनल एजेंट्स क्या हैं, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन, ठीक है। फिर ये एक है कि मैकेनिकल एजेंट्स है, फॉर एग्जांपल किसी चीज़ से आपकी क्रशिंग हो जाती है, टीयरिंग, स्प्रेन्स, डिसलोकेशन हो जाती है या डेथ हो जाती है, तो ये सारे हैं मैकेनिकल एजेंट्स। फिर होते हैं सोशल एजेंट्स। सोशल्स के पॉवर्टी, स्मोकिंग, ड्रग, अल्कोहल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल्स, जैसे ये बंदा है, तो ये सारे सोशल एजेंट्स हैं, ठीक है। तो जो है मतलब ये क्या है, सारे एजेंट्स हैं जो हमारे अंदर क्या करेंगे, डिजीज़ कॉज करेंगे, ठीक है। तो हमारे अंदर डिजीज़ कॉज करेंगे ये सारे एजेंट्स हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल, न्यूट्रिशनल एजेंट्स, ये आपको आने चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड भी इंपॉर्टेंट है और इसकी जो ये चीज़ें हैं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपने देख लेनी है। अच्छा, तो अब ना हम देखते हैं कि एजेंट के बाद होस्ट फैक्टर्स क्या हैं। होस्ट क्या होता है कि एपिडेमियोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में अगर हम देखें ना, तो ह्यूमन होस्ट जो है वो एक ह्यूमन क्या है, एक सॉइल है, और डिजीज़ जो है ना, डिजीज़ का जो एजेंट है वो सीड है। मतलब कि हम क्या है, हम सॉइल है, ज़मीन है, और एजेंट क्या है, वो एक बीज है जो हमारे अंदर आएगा और हमें डिजीज़ कॉज करेगा। तो ह्यूमन इज़ अ सॉइल, ठीक है। ह्यूमन क्या है, हम क्या है, एक सॉइल है। होस्ट क्या है, सॉइल है। और डिजीज़ क्या है, डिजीज़ का जो एजेंट है वो क्या है, सीड है, ठीक है। अब क्या है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन डिटर्मिनिंग द आउटकम ऑफ द इंडिविजुअल एक्सपोजर टू द इन्फेक्शन। होस्ट फैक्टर्स क्या क्या है, सबसे पहले आपकी बुक में ये लिखे हुए हैं, डेमोग्राफिक होस्ट फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल किसी की एज, किसी की सेक्स, किसी की एथनिसिटी, कि कोई डिजीज़ जो है वो किसी एज में कॉमन होती है, किसी सेक्स में कॉमन होती है, एथनिसिटी मतलब रिलीजन वाइज अगर हम सर्कमसिजन की बात करें, ठीक है। उसके बाद क्या है, बायोलॉजिकल में फॉर एग्जांपल आ जाता है ये वाली चीज़ें कि किसी के ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। कोई डिसीज़ ऐसी होती है ना जो किसी के ब्लड ग्रुप में ज़्यादा होती है, कोई ए ब्लड ग्रुप में कहते हैं मोस्टली ये डिज़ीज़ कॉमन है, पता नहीं मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी, लेकिन कहते हैं कि इस ब्लड ग्रुप में ये डिज़ीज़ कॉमन हमें देखी गई है। जेनेटिक फैक्टर्स, ये तो आपको पता ही है। फिर आपके आते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बाद आपके सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैरिटल स्टेटस जो होता है या ऑक्यूपेशन, किसी की एजुकेशन, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि उसको वो डिजीज़ होगी नहीं। कोई किसी ऑक्यूपेशन में काम कर रहा है, उसको वो पर्टिकुलर डिजीज़ होगी, जैसे ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड में हमने देखा था। किसी का घराना ख़राब होगा, पुअर इकोनॉमिक स्टेटस होगा, पुअर एजुकेशन होगी, तो उसके अंदर डिजीज़ ज़्यादा होगी, एक पर्टिकुलर डिजीज़ ज़्यादा होगी। लाइफस्टाइल्स की बात करें, जो स्मोकिंग कर रहा है, जो न्यूट्रिशन अच्छी नहीं ले रहा, उसके अंदर डिजीज़ होगी। जो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहा, उसके अंदर डिजीज़ होगी। तो 4 तरह के फैक्टर्स होते हैं जो कि होस्ट फैक्टर्स होते हैं। डेमोग्राफिक होस्ट फैक्टर्स, ठीक है, देन द बायोलॉजिकल होस्ट फैक्टर्स, देन द फिजिकल एक्टिविटी एंड द सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स, ठीक है। ये सारे होस्ट फैक्टर्स आ जाते हैं। फिर आते हैं इकोनॉमिकल इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आपके आ जाते हैं फिजिकल इन्वायरमेंट, बायोलॉजिकल एंड साइको सोशल इन्वायरमेंट, ठीक है। फिजिकल इन्वायरमेंट में आपका क्या क्या आ जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स जो आपके अराउंड हैं वो आ जाते हैं, एयर, वाटर, सॉइल, हाउसिंग, क्लाइमेट, ठीक है, जिनके साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ में फिजिकल इन्वायरमेंट अच्छा नहीं होता ना, जिसकी वजह से मतलब बहुत ज़्यादा क्लाइमेट ख़राब होता है, एयर में पोल्यूशन होता है, उसकी वजह से डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, जैसे बायोलॉजिकल, ये वाला बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट जिसमें हमारे क्या हैं, वायरसेस हैं, माइक्रोब्स हैं, रोडेंट्स, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे होते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं साइको सोशल इन्वायरमेंट, कि आपके जो ये सारे हैं वैल्यूज़, कस्टम्स, बिलीव्स, एटीट्यूड्स, ठीक है, ये सारे हो जाते हैं साइको सोशल फैक्टर्स। आपकी एजुकेशन, आपका वे ऑफ लिविंग जो भी है, ठीक है, उसके वो आपका इन्वायरमेंट आपके इर्द गिर्द है, फिजिकल, बायोलॉजिकल और साइको सोशल, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब जब हमने एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइड पढ़ लिया ना, अब हम नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ पे आते हैं। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ के बारे में हमने ये देखा था ना कि जो इन द एब्सेंस ऑफ ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन हम वो नॉर्मल एक पैथवे चल रहा था, उसको नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ कहते थे, यही था ना। अब नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ जो है ना, इसकी 2 फेजेस होती है, प्री पैथोजेनिक फेज़ होती है और एक पैथोजेनेसिस फेज़ होती है, ठीक है। प्री पैथोजेनिक मीन्स के अभी हमारा एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में हम भी थे, होस्ट भी प्रेजेंट था, इन्वायरमेंट भी प्रेजेंट था, एजेंट भी प्रेजेंट था, लेकिन अभी वो एजेंट हमारे अंदर नहीं आया, अल्लाह के हुक्म से आना होता है उसने, तो अल्लाह का शुक्र है वो अभी हमारे अंदर नहीं है। तो हम सब किस में, हम प्री पैथोजेनिक फेज़ में है, ठीक है, हम सब प्री पैथोजेनिक फेज़ में है, क्योंकि हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा ना, उसको हम कहेंगे ये पैथोजेनिक फेज़ में चला गया, ठीक है। जिसकी मतलब किस्मत में होगा उसके अंदर वो ऑर्गेनिज्म आ जाएगा, ठीक है। तो प्री पैथोजेनिक फेज़ होती है और पैथोजेनिक फेज़ होती है। तो प्री पैथोजेनिक फेज़ जो होती है वो प्रोसेस होता है जो इन्वायरमेंट में चल रहा होता है, और पैथोजेनेसिस जो फेज़ होती है वो प्रोसेस होता है जो हमारे अंदर चल रहा होता है, जब वो ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आ जाता है, ठीक है। तो प्री पैथोजेनिक फेज़ के बारे में बात करते हैं कि डिजीज़ अभी मैन में एंटर नहीं हुई, ठीक है, लेकिन फैक्टर्स अभी तक एग्जिस्ट कर रहे हैं इन्वायरमेंट में, मतलब हम भाग रहे हैं आगे की तरफ, वो माइक्रोब्स हमारे पीछे हमला करने के लिए बैठे हुए हैं, जैसे हम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, साथ ही इन्होंने हमला करने के लिए बैठ जाना, आ जाना है हमारे अंदर, ठीक है, खुदा हास्ता। उसके बाद व्हाट रिक्वायर्ड इज़ एन इंटरेक्शन ऑफ दीज फैक्टर्स टू इनिशिएट द डिजीज़ प्रोसेस, के इन सब का इंटरेक्शन होगा, होस्ट के अंदर एजेंट आएगा,
इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ये सारे मिलेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, फिर डिजीज़ प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो ये जब डिजीज़ प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ, दिस इज़ अ प्री पैथोजेनिक फेज़। और पैथोजेनिक फेज़ क्या है, इतना ज़्यादा जूम हो गया, एंट्री ऑफ द डिजीज एजेंट इनटू द ससेप्टेबल ह्यूमन होस्ट, इसको कहेंगे। अब डिजीज एजेंट हमारे अंदर आएगा, मल्टीप्लाई करेगा, ये देखिए कितना गंदा है, हमारे अंदर मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया है और टिश्यू के अंदर आगे इससे फिजियोलॉजिकल चेंजेस स्टार्ट कर दे रहे हैं। और फाइनली या तो हम रिकवर हो सकते हैं, या हम डिसेबल हो सकते हैं, या हम डेथ की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, दिस फेज में बी मॉडिफाइड बाय द इंटरवेंशन मेजर्स। लेकिन अब क्योंकि नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में हमको इंटरवेंशन ही करते हैं, लेकिन वो यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने क्या करना है कम्युनिटी मेडिसिन में, आपने इंटरवेंशन करनी है, आपने इम्यूनाइजेशन कीमोथेरेपी करनी है, ताकि ये जो है ना इनको आप ख़त्म कर सको। दिस इज़ एक्चुअली दैट कि इन्होंने ये क्यों एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि प्री पैथोजेनिसिस और पैथोजेनेसिस फेज़ क्या होती है। अब ये हमने देखा ना पैथोजेनेसिस फेज़, इसमें जब ऑर्गेनिज्म हमारे अंदर आता है तो तब से लेके ना जब तक हमारे अंदर सिम्टम्स नहीं आते, इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। ये आपको मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये इसकी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ थी। पहले इंसान को कोई डिसीज़ नहीं होती, ठीक है, फिर वो एसिम्टोमेटिक डिजीज़ आती है और फिर क्लिनिकल कोर्स चलता है ना। तो नो डिजीज़, फिर ऑनसेट ऑफ डिजीज़, फिर एसिम्टोमेटिक डिजीज़, फिर क्लिनिकल डायग्नोसिस और फिर आगे क्लिनिकल कोर्स। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज़ में देखें, सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्री पैथोजेनेसिस फेज़ है, फिर पैथोजेनेसिस फेज़ है। प्री पैथोजेनेसिस फेज़ में यहाँ पे अभी हम बिल्कुल ठीक थे, यहाँ पे पैथोजन हमारे अंदर आ गया, यहाँ पे उसने क्लिनिकल फीचर्स प्रोड्यूस किए, यहाँ तक इंक्यूबेशन पीरियड था, यहाँ पे क्लिनिकल डायग्नोज हो सकता है और एंड पे या तो डिसेबिलिटी होती है, रिकवरी होती है, डेथ होती है। ये लिखा हुआ है ना बुक पे, कोई अजीब चीज़ तो आई थिंक नहीं लिखी हुई। अच्छा, उसके बाद आता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन, ये कर लेते हैं आप। अच्छा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रिवेंशन में आता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी और टर्शियर प्रिवेंशन। ठीक है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है कि इसमें ना हम क्रोनिक डिजीज़ मोस्टली उनको देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदा है बहुत मोटू सा है ना, आगे मैंने इसकी एग्जांपल दी हुई है, बल्कि मैं अभी बता देती हूँ। हाँ, ये कहानी इसकी देखें। सबसे पहले भी आता है प्राइमोडियल प्रिवेंशन, देन द प्राइमरी प्रिवेंशन, देन सेकेंडरी एंड टर्श। ठीक है, ये बहुत मोटू सा बंदा है, इसको हम कहते हैं खुदा का वास्ता है, अपनी जो है ना अपनी वेट को रिड्यूस कर लो, कर लो, तुम्हें डायबिटीज़ हो जाएगी, तुम्हें ये बीमारी हो जाएगी। ठीक है, नॉर्मल है, अभी वो नॉर्मल चल रहा है। तो अभी जो हम उसको सिखा रहे हैं ना कि क्रोनिक डिजीज़ है, कोई ओबेसिटी है, उसको हम सिखा रहे हैं प्लीज़ अपने आप को संभाल लो, प्लीज़ पतले हो जाओ, प्लीज़ एक्सरसाइज करो, प्लीज़ खाना छोड़ दो। दिस इज़ एक्चुअली प्राइमोडियल प्रिवेंशन। ठीक है, हम उसको हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं, हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन है। फिर क्या है उसके बाद कि प्राइमरी प्रिवेंशन, कि अब क्या है कि अब ना उसके अंदर मतलब प्राइमरी प्रिवेंशन में यही होता है कि हम डिज़ीज़ को रोकें किसी तरह। ठीक है, डिज़ीज़ को रोकें। उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन आती है। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है कि अब जो है ना वो प्री डायबिटिक फेज़ में आ गया। ठीक है, प्री डायबिटिक फेज़ में आ गया, उसने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया था, तो अब हमने टेस्ट किया, अर्ली डायग्नोसिस की टेस्ट के थ्रू, और उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। तो अभी भी अगर हम ट्रीटमेंट करें तो बंदा ठीक हो सकता है प्री डायबिटिक स्टेट में। फिर आती है टर्शियरी स्टेज। टर्शियरी स्टेज में क्या होता है कि वो डायबिटिक हो जाता है, अब हम उसे जो है ना फर्दर उसको ट्रीटमेंट ही कर सकते हैं। प्री डायबिटिक में तो वो वापस से आ सकता था ना, लेकिन डायबिटिक में अब ये है कि अब उसको सही वाली अच्छी अच्छी खासी डायबिटीज़ हो गई है, सीवियर किस्म वाली, जो कि अब उसको रहना पड़ेगा उसके साथ। तो अच्छी बात क्या थी कि वो प्राइमरी प्रिवेंशन या प्रमोडियल प्रिवेंशन में ही अपने आप को कंट्रोल कर लेता, ताकि वो डायबिटिक ना होता। यही हमने पढ़ना है कि प्राइमोडियल प्रिवेंशन ज़्यादातर उन केसेस में हम करते हैं जो क्रोनिक डिजीज़ होती हैं। ठीक है, दिस इज़ प्रिवेंशन और डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स, मतलब कि जो रिस्क फैक्टर्स हैं वही डेवलप ना हो। ठीक है, दिस इज़ प्रिवेंशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिस्क फैक्टर्स इन द पॉपुलेशन ग्रुप। कि हम किसी भी क्रोनिक डिजीज़ के लिए प्रिवेंशन करते हैं तो हेल्थ एजुकेशन करते हैं कि अभी तो आप ओबीज़ भी ना हो, मतलब आप ओबीज़ भी ना हो, मतलब कि अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह ओबीज़ नहीं है, मतलब नॉर्मल वेट के हैं, तो अभी आपने ओबीज़ भी नहीं होना। ठीक है, इतनी हेल्थ एजुकेशन करनी है। इन दिस एफर्ट्स आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स डिस्करेजिंग पीपल फ्रॉम अडॉप्टिंग हार्मफुल लाइफस्टाइल्स, कि आपने स्मोकिंग नहीं करनी, आपने ओबीज़ नहीं होना, आपने अल्कोहल नहीं पीना। ये सारी हेल्थ एजुकेशन है, प्राइमोडियल प्रिवेंशन में आती है। ठीक है, फिर प्राइमरी प्रिवेंशन में आती है, इसमें यह है कि आपने पॉसिबिलिटी ख़त्म कर दी है कि डिज़ीज़ होगी। एक्शन टेकन प्रायर टू द ऑनसेट ऑफ डिज़ीज़, अभी डिज़ीज़ नहीं हुई, मतलब अभी डायबिटीज़ की स्टेट नहीं आई और आपने उसको कहना है, उसको मना करना है। इट इज़ इंटरवेंशन इन द प्री पैथोजेनिक फेज़। ठीक है, प्री पैथोजेनिक फेज़ में कि अभी डिज़ीज़ अंदर नहीं आई, ऑर्गेनिज्म आपके अंदर नहीं आया, एजेंट होस्ट एनवायरनमेंट प्रेजेंट था, तो आपने प्राइमरी प्रिवेंशन कर ली। ठीक है, लेकिन अब क्या होगा सेकेंडरी प्रिवेंशन में कि डिज़ीज़ हो गई है। ठीक है, एक्शन विच स्टॉप्स द प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज़ एट इनिशियल स्टेज, जैसे फॉर एग्जांपल प्री डायबिटिक स्टेज थी, तो इनिशियल स्टेज में ही डिज़ीज़ को कंट्रोल कर दिया जाए, उसकी कॉम्प्लिकेशंस ना हो, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशंस ना हो। तो इस वजह से इसको कहते हैं अर्ली पैथोजेनेसिस फेज़। ये क्या थी,
प्री पैथोजेनेसिस, ये क्या है अर्ली पैथोजेनेसिस के, अभी वो स्टार्ट हो गई है डिजीज़, ठीक है। इट रिड्यूसेस द प्रेवलेंस ऑफ द डिजीज़ बाय शॉर्टनिंग इट्स ड्यूरेशन, ठीक है, ये डिजीज़ को शॉर्टन करती है, प्रेवलेंस को कम करती है, ठीक है। और बी डिजीज़ और प्रोटेक्शन अदर्स इन द कम्युनिटी फ्रॉम एक्वायरिंग इन्फेक्शन एंड थस प्रोवाइडेड वंस सेकेंडरी प्रिवेंशन फॉर द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स। ये रहने दें, बस इतना कर लें कि अर्ली पैथोजेनेसिस फेज़ में होती है, ये शॉर्टनिंग करती है, उसकी ड्यूरेशन को रिड्यूस करती है, और अब डिजीज़ हो गई है, अब आपने जो है उसको आगे की तरफ नहीं, कॉम्प्लिकेशंस की तरफ नहीं लेके जाना, तो दैट इज़ सेकेंडरी प्रिवेंशन, ठीक है। फिर आती है टर्शियरी प्रिवेंशन। टर्शियरी प्रिवेंशन क्या होती है कि जिसमें डिजीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्लिनिकली मैनिफेस्ट और एडवांस स्टेज में चली जाती है। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ अब एडवांस्ड हो गई है, और जो है ना अब जो है क्या होगा कि अब हमने सिर्फ उनको रिहेबिलिटेट ही कर सकते हैं दवाइयों शवाइयों से और वगैरह वगैरह, ठीक है। दिस इज़ एक्चुअली द कि इसमें हम क्या करेंगे वो हम देख लेते हैं। बस ये है कि इसमें हम अपनी डिले करेंगे डेथ को या तो प्रिवेंट करेंगे या डिले करेंगे, प्रिवेंट तो कर नहीं सकते, डिले ही करेंगे, ठीक है। इम्पेयरमेंट्स डिसेबिलिटीज़ को ख़त्म करेंगे। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ से अब डायबिटिक फुट हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकती है, और भी बहुत से मसले हो सकते हैं, न्यूरोपैथी हो सकती है वगैरह वगैरह, माइक्रो एंजियोपैथी वगैरह हो सकती है ना, तो कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करना है टर्शियरी में, ठीक है। और जो है ये हो गया। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट पे जो है इसकी मोड ऑफ इंटरवेंशन हम नेक्स्ट से करते हैं।